नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। विधानसभा चुनाव के इस विशेष सर्वे में हम इस समय मध्य प्रदेश में हैं और आपने देखा कि पिछले 3 तारीख से हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। हम ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और जितने भी यहाँ पे MLA हैं उन लोगों से भी बात कर रहे हैं। हमने यहाँ के जो स्पीकर हैं गिरीश गौतम जी, उनका भी इंटरव्यू किया और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी प्रतिनिधि हैं वो अपने जो सरकार की सुविधाएं हैं वो जनता तक किस माध्यम से पहुँचा रहे हैं। बहुत सारा अलग अलग नेताओं का थॉट होता है, लेकिन इस समय हम रीवा में हैं और रीवा की 8 विधानसभा सीटें जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ में इस समय रीवा के सांसद जी मौजूद हैं, जनार्दन मिश्रा जी। हम बहुत सारा उनसे प्रश्न करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एक नेता होते हुए भी वो किस प्रकार से अपनी सेवाएं अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनका क्या थॉट है उनके समाज के बारे में, उनके लोगों के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर पहले प्रश्न हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक सांसद हैं और रीवा का जो बिंद का जो पठारी क्षेत्र है उसमें आप काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो यहाँ की समस्याएं हैं, आप लोग संसद में जाकर के उन मुद्दों को उठाते हैं और चाहते हैं कि वो कानून बने और लोगों तक वो सुधार पहुँचे, तो यहाँ पे अभी कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी आप काम कर रहे हैं और वो आपको लग रहा है कि उस पर युद्धस्तर पे काम होना जरूरी है? यहाँ तो भी मुख्य रूप से अपना लक्ष्य है कि इस जिले को पूर्णतः 100% सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके जी। और लगभग 1/3 इलाका सिंचित हो चुका है और 1/3 इलाके में सिंचाई की परियोजनाओं पर काम हो रहा है और वो 1.5 साल के अंदर पूरी हो जाएंगी। अब 1/3 इलाके के लिए DPR तैयार हो रहा है और वो प्लान है कि इस तरह से आगामी 5 वर्षों 6 वर्षों के अंदर ये जिला लगभग 90% सिंचित हो जाएगा। जी सर, एक बात बताइए, हम अभी पिछले दिनों कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनमें वो लोग मुद्दा उठा रहे थे कि जो सिविल लाइन है वो शहर का पेड़ों से हरा भरा क्षेत्र है और इसमें कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। तो रीवा शहर के डेवलपमेंट को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में? रीवा 15 साल पहले अगर आप रीवा आते तो आपको एक कस्बे से ज़्यादा नज़र नहीं आता और लोग कहते ही थे कि ये रीवा एक संभागीय मुख्यालय है लेकिन कस्बे से ज़्यादा नहीं है। पर आज मध्य प्रदेश का इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर इसके विकास की गति जो है वो दूसरे नंबर की है। तो इस तरह से जो लोग ये बातें कह रहे हैं उन लोगों ने कभी रीवा के विकास को ध्यान नहीं दिया, इसका शोषण किया, यहाँ के लोगों का शोषण किया और विकास को अवरुद्ध करने का काम किया, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहाँ तक सिविल लाइन में पार्क का मामला, एक भी पेड़ कटा नहीं है और एक आदर्श शहर तो उसी का वही माना जाता है जहाँ लोगों को घूमने का, फिरने का, बैठने का, उठने का एक पार्क, व्यवस्थित पार्क हो। तो ये कांग्रेस के लोगों को ये पच नहीं पा रहा है इस तरह की सोच कैसे आई और किस तरह से इस शहर का सर्वांगीण विकास और एक गरिमामय जीवन लोग जी सकें, उसके लिए प्रयास हो रहा है। तो ये तो सब विकास को अवरुद्ध करने वाले लोग हैं, इनकी दृष्टि ही विकास की नहीं है, इसलिए हर विकास के काम में ये कुछ न कुछ इमेज निकालते रहते। तो यही पार्क नहीं, यहाँ तो जब छोटी पुल को पर 2 पुल बनाए जा रहे थे तब भी उन्होंने विरोध किया, फ्लाईओवर्स का विरोध किया। झिरिया में जब डबल लेन की पुल बनाई जा रही थी, 2 पुलें बनाई जा रही थी 4 लेन की, उसका भी विरोध किया, हवाई अड्डे का विरोध किया। तो इनका तो विरोध करना काम है, बाकी इनकी दृष्टि कभी केवल विरोधी दृष्टि है कि विकास न हो किसी तरह से। किसी काड़ंगा लगे आज के अखबारों में है कि स्कीम नंबर 6 जो इतने दिनों से लंबित थी, यहाँ के महापौर ने, यहाँ के कांग्रेस के पार्षदों ने बाईकाट किया जी। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि इतने लोगों को उनके भूमि का स्वामित्व मिल रहा है जो वर्षों से 50 वर्षों से 30 साल से 40 साल से जो बिना स्वामित्व के रह रहे थे उनको स्वामित्व प्रदान किया गया, तो वो उसका बाईकाट किया कल नगर निगम में महापौर उनके पार्षदों ने। तो ये इनकी दृष्टि है, इनके कार्यप्रणाली आप आज के अखबारों में देखिए क्या है जी। सर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि 2024 में चुनाव है और मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं।
बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है मध्य प्रदेश में इस समय का जो चुनावी हलचल है कि प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है पूरा देश जानता है, पूरा संसार जानता है कि बड़ी अग्रणी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं और बहुत तेजी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए देश जो है वो पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब हम रीवा की बात करते हैं और यहाँ के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमने बहुत कुछ पाया, क्योंकि हम जो पठारी क्षेत्र है, बिंद का पठारी क्षेत्र, उसमें भी जाते हैं और शौचालय से जुड़ी जो यहाँ पे प्रॉब्लम हमको देखने की मिली है कि लोग सुबह में आज भी डब्बा लेकर के बाहर शौचालय के लिए जाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री की जो शौचालय की योजना है वो गांव तक पहुँच नहीं रही है या उसका सही इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? पहुँच रही 4 लाख शौचालय इस जिले में बने हैं जी, उसका उपयोग भी लोग कर रहे हैं। अभी जब से ये शौचालय बनने का कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन का काम लिया प्रधानमंत्री जी ने अपने कंधों पर लिए, तो उसको अगर उसके पहले आप देखते जहाँ तो 100% लोग बाहर जाते जी, अब ये हजारों वर्षों की परंपरा है। तो जिनके घरों में शौचालय है वो भी कोई न कोई कहीं कहीं बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए ये एक आदत है, एक परंपरा, जो एक स्वभाव है, उस स्वभाव की वजह से कहीं कहीं लोग दिखते होंगे। बाकी तो पहले गांव के रास्तों में चलने में दिक्कत होती थी, तो गांव के लोग कहते थे कि उस रास्ते से आप मत जाइए, वहाँ तो केवल गंदगी फैली हुई है। और अब आप चले जाइए गांव में तो कहीं रास्ते में कहीं गंदगी आपको नहीं दिखेगी। इतना बड़ा बिल्कुल एकदम से 180 डिग्री का परिवर्तन आया है। छुट पुट कहीं कुछ है, उसको भी हम टोटल तो नहीं कर सकते कि नहीं 100% लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन 95% लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। जी, तो आप समझ पाए होंगे कि बड़ी मुखर होकर के और बहुत आत्मीयता के साथ ये प्रस्तुति है यहाँ के जो MP हैं जनार्दन मिश्रा के द्वारा, और ये कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन करीब करीब जो है हम शौचालय का इम्प्लीमेंट हम लोग करवा रहे हैं और सुधार भी आया, स्वच्छता भी आई है। सर, मध्य प्रदेश चुनाव जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो शिवराज सिंह जी की के नेतृत्व में यहाँ की सरकार है वो जो डिफाल्टर किसान है उनका कर्ज जो है, जो उनका ब्याज है वो माफ़ करने की बात कर रही है। और फूलगढ़ी में भी अभी पिछले दिनों यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो आए थे। तो किसानों के लिए किसानों को लेकर के आप लोगों की जो नीति है वो कितनी बेहतर है, और किसानों के बारे में क्या कहना चाहिए कि कितना संतुष्ट हो जाए किसान आप लोगों की बात सुन करके? किसान संतुष्ट है और किसानों की आय दुगनी हो उसके लिए प्रयास हुआ है, और अब किसानों की आय दुगनी हो गई है। MSP भी बढ़ाया है खरीफ की फसलों में, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। मुख्यमंत्री जी भी पहले तो 4,000 देते थे, अब उसको बढ़ा के 6,000 कर दिया है। तो इस तरह से किसानों को 12,000 रुपये सालाना केंद्र और राज्य मिल करके दे रहे हैं। MSP बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन 4 गुना हुआ है, 5 गुना हुआ है, 6 गुना हुआ है। और आज इसके पहले तो यहाँ लोग बड़े मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते थे। किसान आज 1 एकड़ 1.5 एकड़ का किसान भी 10-20 हज़ार की धान बेच लेता है, 10-20 हज़ार का गेहूँ बेच लेता है। तो इस तरह से किसान की समृद्धि बढ़ी है, हर व्यक्ति की आय में इजाफा हुआ है, प्रचलित आय बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो इस तरह से और भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे फर्टिलाइज़र का मामला है, तो स्टॉक बिल्कुल अभी भी गर्मी में उपलब्ध है, किसान जा करके किसी भी समय उर्वरक खरीद सकता है। नीम कोटेड यूरिया केंद्र सरकार ने बनाई, अब तो नैनो यूरिया आ गया, लिक्विड यूरिया आ गया है कि आप तो 1 लीटर की बोतल में 1 बोरी के बराबर उसका उपयोग कर सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग की कल्पना है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को प्रोग्रेसिव फार्मिंग से जोड़ने की बात है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही हैं और किसान समृद्ध हो रहा है, और आगे और भी अधिक समृद्ध होगा। इसकी पूरी कल्पना हमारे लोगों के दिमाग में है, मोदी जी के दिमाग में, शिवराज जी के दिमाग में है, और उस और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
सर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपका ये जो संसदीय क्षेत्र है इनमें कौन कौन से भी सुधार के कार्यक्रम आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं, और संसद में जब आप लोग यहाँ के बारे में आवाज़ उठाते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि रीवा में और कौन कौन से मुद्दों पर भी काम करने की जरूरत है जो आप आने वाले समय में करना चाहते हैं? अभी तो हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकताएँ थी वो कनेक्टिविटी का मामला है। कनेक्टिविटी के मामले में सड़क का जो मामला है उसमें चारों ओर से रीवा 4 लेन सड़कों से जुड़ चुका है। आपने देखा कि देश की सबसे चौड़ी टनल अभी मोहनिया घाटी में का उद्घाटन हुआ है। दूसरा रेल कनेक्टिविटी। रेल कनेक्टिविटी के मामले में भी पहले 6 ट्रेनें चलती थी 14 के पहले, और इस समय अब 14 ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे सतना से रीवा रेलवे लाइन का पूर्णतः विद्युतीकरण हो चुका है। रीवा से सतना के रेल का दोहरीकरण का काम थोड़ा सा बाकी है। रीवा स्टेशन में 5 प्लेटफार्म बन रहे हैं। कल्पना करिए कि 5 प्लेटफार्म जबलपुर और प्रयागराज को छोड़ करके बाकी बीच में कहीं नहीं, रीवा में तो 5 प्लेटफार्म बन रहे हैं। एसी कोच मेंटेनेंस सेंटर बन रहा है, उससे अब रीवा से ही गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा, ऐसे गाड़ियाँ बनने लगेंगी। और टनल का काम है उसको आगे गोविंदगढ़ तक बन चुका है, आलो भी बन गया है रीवा के रेलवे स्टेशन के किराए में। अब रीवा से मिर्जापुर वाया हनुमाना एक रेल परियोजना की मांग सर्वे हो चुका है, और उसको प्रयास है कि उसका काम हो। और तो ये कनेक्टिविटी का मामला, और भी ट्रेनें चलने लगी दूसरे शहरों के लिए, दक्षिण के लिए। हवाई कनेक्टिविटी के मामले में 2017 में नोटिफिकेशन हो गया था हवाई अड्डे का, और जब कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने ज़मीन नहीं दिया। शिवराज जी की सरकार आई, कोरोना के बाद उन्होंने ज़मीन अलॉट कर दिया है, और हवाई अड्डे के लिए पैसा केंद्र सरकार ने दे दिया। उसकी स्वीकृति अब वो काम शुरू हो रहा है। जल्दी यहाँ से 2-3 महीने के अंदर हवाई जहाज भी यहाँ से चलने लगेगा। तो इस तरह से अभी मुख्य रूप से कनेक्टिविटी में जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उसको हम प्राथमिकता से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी चीज़ें उद्योग के लिए तो यहाँ मऊगंज में, गुड़ में, रीवा में और देवघर के पास कटरा में ये सब औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, उन पर विशेष रूप से काम चल रहा है। तो इस तरह से उद्योग हो, कृषि हो, कनेक्टिविटी का मामला हो, ये सारी चीज़ें प्राथमिकता में है। उनको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और तेज़ी से और शीघ्रता के साथ इनका विकास हो। जी, आप समझ पाए होंगे, हम प्रयास करते हैं कि जब हम किसी प्रतिनिधि से मिलते हैं तो जो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ हो, और ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि जब वो प्रतिनिधि जनता के लिए कुछ करता है तो वो पूरी आत्मीयता से अपनी बातों को रखने का प्रयास करता है। और जब व्यक्ति के अंदर बहुत सारा झूठ होता है, उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो मुद्दे जो है वो खाना पूर्ति जैसे दिखाई देते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि जो यहाँ के सांसद महोदय हैं जनार्दन मिश्रा जी, उन्होंने अपनी बातों को रखा कि वो आने वाले समय में किन क्षेत्रों में क्रांतिपूर्ण बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनका जो प्रयास है वो जमीन पे कितना उतरा है उसको भी आप समझ पाए होंगे। सर, एक महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है आपसे कि जो लोग आपको मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जनता जो है वो इस बार किस मुद्दे पे पार्टिसिपेट करे विधानसभा चुनाव में? विकास और लोक कल्याणकारी योजनाएं। हमने मध्य प्रदेश का तो 3% ग्रोथ रेट था जी, आज इस समय 18% है। तो डेवलपमेंट के मामले में हमने कितनी ऊंची छलांग लगाई है, उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में अगर बनती है तो केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत अच्छे ढंग से शिवराज जी ने लागू किया है। और अगर सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की योजनाओं को पूर्णतः लागू करने का प्रयास होगा, और किया भी है और आगे करेंगे भी। जहाँ तक दूसरा सवाल, जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें वो केंद्र सरकार की योजनाएं लागू ही नहीं करती, और इससे एक बहुत बड़ा तबका केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाता है, चाहे वो विकास की हो, चाहे ग्रामीण मूलक योजनाएं हो, चाहे समाज कल्याण की योजनाएं, वो सारे बंद कर दी जाए। सर, एक चीज आपको रुकना चाहेंगे, सतना में एक एमएलए है, कल्पना वर्मा नाम है उनका, और उनसे हमने बात की तो उनका मानना ये है कि जो बीजेपी की सरकार है या जो बीजेपी के लोग हैं वो कांग्रेस के जो एमएलए हैं या जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं
उनको काम देना नहीं चाहते हैं, जो उनका काम होता है वो जगह रोक दिया जाता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए, ये कितना मिथ है या इस बारे में क्या कहना है, आपका ओपिनियन क्या है? वो असत्य बोल रहे हैं जी, इसका सत्य से कहीं कोई लेना देना नहीं है। और चाहे कांग्रेस का हो या कोई दूसरे विपक्षी दल का हो, है तो मध्य प्रदेश का ही, सतना जिले का ही हिस्सा है, तो हमको रोकना चाहेंगे काम हम तो सबका कर रहे हैं। इसलिए ये हमारी नेचर में नहीं है, हमारा विकास का एजेंडा है। अगर जैसे आप समझिए कि मोदी जी ने तो इस पर्सनल डिस्ट्रिक्ट तय की, उसमें कोई केंद्र सरकार माने मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार है या कि दूसरे विपक्षी दलों की सरकारों का मामला नहीं है जी। तो पूरे देश का जितने भी पिछड़े हुए जिले थे उनको विशेष पैकेज दे करके विशेष उस पर ध्यान केंद्रित करके उनका विकास किया। पूर्वी क्षेत्र जो भारत का है वो पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में उतना विकसित नहीं हो पाया, तो उन्होंने पूर्वी क्षेत्र को एक विशेष एजेंडे में लिया, उसके विकास के लिए संरचनाएं थी। तो हमारी दृष्टि तो इस तरह की है कि चाहे जो भी हो, विपक्षी दल का विधायक है कि किसका विधायक, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको तो विकास की योजनाएं लोगों तक पहुँचे, लोग जब एक सारे अंग सारा क्षेत्र एक साथ विकसित होगा तभी तो विकास होगा, नहीं तो एकांगी हो जाएगा, और एकांगी विकास तो डिवीजन पैदा करेगा। इसलिए हम इस मामले में सहमत नहीं हैं और उनका कथन दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, कहीं कोई काम रोकने का सवाल ही नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आप भी समझ पाए होंगे, हम प्रयास करेंगे कि विवाह के और भी बहुत सारे क्षेत्रों में चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। आप बने रहें CNN की इस विशेष रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।